31,303 वोट मिले हैं मंडी सदर से अनिल शर्मा को। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस की चंपा ठाकुर को हराया उन्होंने। कौल सिंह ठाकुर की बेटी को हराया है चुनाव में। आम आदमी पार्टी 00। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का चुनाव जीता, लेकिन हिमाचल में खाता भी नहीं खुला। और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कोई खास नहीं, महज 5 सीटों के आसपास। एक के बाद एक तमाम ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, लगातार खबरें अभी तक पर। 40 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना लगभग तय कर चुकी है कांग्रेस। बीजेपी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में 25 सीटों पर। क्या हो रहा है, और कोई खबर नहीं है? से एक बड़ी खबर, वहां भी उपचुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का विलय हुआ है। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो चुका है। प्रसपा का, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय, शिवपाल यादव की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो चुका है। नाराजगी के बाद उन्होंने पहले अपनी पार्टी बनाई थी शिवपाल यादव ने, लेकिन अब वो फिर समाजवादी पार्टी के साथ आ चुके हैं और अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं। एक बड़ी खबर यूपी से इस वक्त की, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव के चाचा, जिनकी पार्टी का नाम था प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उन्होंने समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दिया है। सैफई में एक साथ नजर आए, मैनपुरी में प्रचार भी किया उन्होंने डिंपल यादव के लिए। तो एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव साथ एक ही पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता हो चुके हैं। अब फिर से शिवपाल सिंह यादव। बिल्कुल, और एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही है। अभी हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक हालात है, लेकिन बात हमारी होगी हिमाचल प्रदेश को लेकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव का नतीजा है आरती, वो अब सामने धीरे धीरे आ रहा है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली है। उम्मीदों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के ही नतीजे आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया है अभी तक के जो रुझान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, रिवाज बदलने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ तो राज बदल गया। और जश्न अभी से हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस के खेमे में लगातार जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, और अब ये मान लिया गया है कि बस जीत पक्की है। और जीत आंकड़े भी बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री की रेस में आखिर कौन सबसे आगे रहता है, क्योंकि शुरू से कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगाती रही है कि हर एक विधानसभा में मुख्यमंत्री का दावेदार। बिल्कुल, आपने ठीक कहा आरती। और जो सीएम फेस को लेकर बातें हो रही थी और जो कहा जा रहा था कि दावेदार सीएम के कितने हैं कांग्रेस पार्टी में, ऐसा ना हो कि अब मुश्किलात कांग्रेस पार्टी और के उनके आला कमान की बढ़ जाए, क्योंकि दिल्ली में डेरा डाले हुआ था, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अब इन बातों पर भी चर्चा लगातार होगी आरती, क्योंकि दिल्ली में मुलाकात जो की गई थी पहले से ही पूरे कॉन्फिडेंट थे। ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस के जो नेता थे वो पूरे आत्मविश्वास से लबरेज थे। और उसके बाद जो उनकी मुलाकातें थी, हालांकि कौल सिंह ठाकुर जिनका नाम चल रहा था सीएम फेस की दौड़ में, वो हार गए, उनकी बेटी हार गई, मनजीत सिंह ठाकुर के बेटे हार गए। परिवारवाद की राजनीति का क्या अंत करने की ओर सोची है जनता ने हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल, इस बार देखिए एक बात हम जरूर देख रहे हैं कमल, कि इन चुनावों को लेकर जिस तरह की भविष्यवाणियां दोनों पार्टियों की तरफ से की गई थी, लगातार कुछ नारे, कुछ स्लोगन हमने पूरे के पूरे चुनाव में सुने थे। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि कांग्रेस तो परिवारवाद की राजनीति कर रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनता ने परिवारवाद की राजनीति को नकार दिया है। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस की तरफ से जिन मुद्दों को उठाया गया, उन मुद्दों के नाम पर जनता ने वोट किया है। विकास की बात होती रही, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात होती रही, कर्मचारी वर्ग हमेशा से निर्णायक रहा है कमल। हिमाचल की राजनीति में कर्मचारी वर्ग को हमेशा से निर्णायक भूमिका में देखा जाता है। कहा जाता है जिसके साथ कर्मचारी वर्ग जाएगा जीत उसी की होगी। और अब कुल मिला के आंकड़े यही कहते हैं कि कर्मचारी वर्ग ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। और ढोल नगाड़ों की आवाज और ये जश्न बताता है कि कांग्रेस पार्टी अब रुझानों में तो जीत गई है, लेकिन बस नतीजों का थोड़ा और इंतजार, क्योंकि जो देख पा रहे हैं वो रुझान और नतीजे आपके कुछ ही देर बाद सामने होंगे। और ये देखिए, जयराम ठाकुर तो जीते, लेकिन इनकी पार्टी जीती हुई नजर नहीं आ रही है। मेहनत बहुत की जयराम ठाकुर ने, इन्होंने अपने जुबानी नारा दिया था रिवाज बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो जो जीते हैं बीजेपी के, वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये जश्न भी दिखा रहे हैं। और मंडी से अनिल शर्मा ने अपने आप को साबित किया, उन्होंने बता दिया कि मेरा खुद का जनाधार है। और
इनका खुद का नाराजगी परिवार थी। का जनाधार है बिल्कुल, और ये बिल्कुल। देखा गया है, उनके पिता का जनाधार रहा बिल्कुल। और उनके बेटे ने भी बीजेपी का रुख किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में आरती लग रहा था कि इस तरह का जो आंकड़ा है वो छू सकती है 40 का आंकड़ा? बिल्कुल। अच्छा कमल, शुरू से कहा यह जा रहा था कि अंडर करंट कांग्रेस को यहाँ समर्थन आम जनता का मिल रहा है। इस पूरे चुनाव में, पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस की तरफ से जी जान से मेहनत की गई। लेकिन इधर देखिए बीजेपी जो प्रचार में हमेशा एग्रेसिव रहती है, एग्रेसिव रही है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हिमाचल आते हैं, रैलियां करते हैं, लेकिन नतीजे क्या कह रहे हैं? नतीजे तो साफ बता रखे हैं, रुझान तो साफ बता रखे हैं कि आम जनता ने तो कांग्रेस का हाथ थाम लिया। यानी कि मुद्दे, जिन राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बीजेपी यहां आगे बढ़ रही थी और जिन स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने यहां पर चुनाव प्रचार किया, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फायदा कांग्रेस को इसी का मिलता नजर आता है। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम की बार बार बात होती रही। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बाकायदा एक आंदोलन हुआ हिमाचल में और सीएम जयराम ठाकुर ने कहा था कि मुश्किल है, संभव नहीं है। वही कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि पहली कलम से सरकार बनते ही हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। ना केवल ओल्ड पेंशन स्कीम बल्कि साथ ही साथ कर्मचारियों का रुझान भी नजर आता है कि कांग्रेस की तरफ से गया है। ताबड़तोड़ प्रचार का एक दौर देखा गया। एक और बड़ी खबर, एक और अहम खबर, सोलन सीट से कांग्रेस की जीत। कांग्रेस के उम्मीदवार कर्नल धनीराम शांडिल्य ने जीत हासिल की है सोलन से। इस वक्त की बड़ी खबर कमल। बिल्कुल, सोलन से जो ये रिजल्ट सामने आया आरती, एक बात याद आती है, जो घोषणा पत्र बनाया गया है और अध्यक्ष थे ये, और इन्होंने बहुत से अपने सजेशन डाले, लोगों से लिए, स्थानीय लोगों से लिए और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में गए, वहां से बातें इकट्ठे की और एक 10 पॉइंट का भी एक 10 गारंटी दी कांग्रेस पार्टी ने। आपको याद होगी धनीराम शांडिल्य उन लोगों में से आते हैं जो सेम फेस का चेहरा बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। दावेदारों में उनका भी नाम कहीं ना कहीं है। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जिस तरह से दावेदारों में इनका नाम शामिल है, जो इनकी भूमिका रखी है, उसको लेकर भी बार बार कहा यह जा रहा है कि निर्णायक इनकी भूमिका रखी, क्योंकि इन्होंने ना केवल आम जनता के बीच जाकर कांग्रेस के घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश से रिजल्ट ब्रेकिंग। नादौन से कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री को चुनाव हराया है उन्होंने। सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रचार समिति के चेयरमैन थे और उन्होंने चुनाव जीत लिया है। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की जो रेस वाली लिस्ट है, जो 2-3 नाम है, 3-4 नाम है, उसमें इनका भी नाम है और ये भी बहुत ख्वाहिशमंद है। अब आने वाला वक्त कैसा रहेगा सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जीत के साथ उन्होंने अपनी दावेदारी को और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। कमल। आरती देखिए, 2 सीएम फेस के चेहरे थे जो दावेदार थे, कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी हार गए। अब 2 सीएम फेस के चेहरे ऐसे हैं जिनकी जीत की गारंटी हो गई, धनीराम शांडिल्य और सुखविंदर सिंह सुक्खू। बिल्कुल, और अब कहा यह जा रहा है, माना यह जा रहा है कि अब लॉबिंग, जो कि कहा यह भी जा रहा था कि बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन अब सीएम बनने की लॉबिंग में कुछ चेहरे बाकी रह गए हैं। और सुक्खू का नाम, हालांकि शुरू से कहा जा रहा था कि सुक्खू जब चुनाव प्रचार करने गए तब भी ये नारे सुनाई दिए कि वो भावी सीएम है। अब देखना ये होगा क्या सीएम की एक रेस कांग्रेस में हम देख पा रहे हैं। क्या अब एक दौड़ होगी आला कमान तक, या फिर जल्द की उम्मीद ये की जाए कि विधायक खुद ही चुनेंगे अपना सीएम। लेकिन माना यह जा रहा है कि आला कमान सीधे तौर पर संपर्क में है कुछ नेताओं के। और संजय गुलेरिया जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हारने के बाद क्या कुछ कह रहे थे, वो भी सुन लेते हैं। जनता ने जनादेश दिया, उसका स्वागत करता हूं और काफ़ी क्लोज कंटेस्ट रहा। जिन लोगों ने मुझे वोट डाला उनका भी धन्यवाद और जिन्होंने नहीं डाला उनका भी धन्यवाद। सर इसमें क्या कमी रही, आप कैसी कमी मानते हैं? आकलन करेंगे इसका। अच्छा जी सर, कहीं भीतर का तो नहीं होगा सर? इसका भी आकलन करेंगे। और केसी मलकानिया हमारे साथ, हमारे मेहमान और राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए, लगातार उनसे हम चर्चा कर रहे हैं आरती, क्योंकि सुबह से ही हम एक बात पर फोकस किए हुए कि जो रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं उनमें हमने कांग्रेस की हमेशा बात की, क्योंकि जब ये रुझान सामने आए उसमें कांग्रेस पार्टी बढ़ाते बढ़ाते 40 तक पहुंच गई और एक भी समय ऐसा नहीं आया कि नीचे कांग्रेस पार्टी आई हो बीजेपी से, बल्कि ऊपर ही रही है किसी ना किसी पायदान पर। मलकानिया साहब, वही फिर मेरा सवाल, आरती भी अभी जिक्र कर रही थी, ओपीएस का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, स्थानीय मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। अलका लांबा भी बातचीत कर रही थी अभी हमसे, उन्होंने भी कहा, मुकेश अग्निहोत्री ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, वो सुनवाएंगे बातचीत भी, उन्होंने भी ये कहा। और केंद्र की मोदी सरकार के मुद्दे यहां पर गिनवाए गए,
विषय गिनवाए गए, नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अपनी सरकार जो केंद्र में चल रही है उनके मुद्दे गिनवाए, लेकिन यहां पर जो लोगों के मन में बातें थी, जो मुद्दे थे, उनको सोल्व करने की ओर क्या ध्यान नहीं दिया गया बीजेपी की ओर से? वो जो बात थी वो नहीं समझी गई? लोकल मुद्दे कई होते हैं और इसके साथ साथ जो सरकार है उसके मुद्दे होते हैं। जहां तक केंद्र में आपका मंत्री है वो कितनी सुनता है, प्रदेश अध्यक्ष कितने सुनता है, मंत्री कितनी सुनता है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, ओल्ड पेंशन का मुद्दा भी है, परंतु ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे अब ओल्ड पेंशन का मुद्दा है। ओल्ड पेंशन जो है, मेरा ख्याल नई पेंशन 98 में लागू हुई है, तो जो उससे बाद हुआ उनको चाहिए हाँ हमें ओल्ड पेंशन, तो 40 साल का जब होगा कम से कम 20 साल के बाद उसका नंबर आएगा ओल्ड पेंशन का। तो इस मुद्दे को तो अगली सरकार जो आएगी वो भुगतेगी, ये लागू कर देंगे। रमेश चौहान साहब हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अब सत्ता में आने वाले हैं, नतीजे बस आ ही जाएंगे, रुझान में तो सत्ता में आ ही चुके हैं। नरेश जी, अभी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आंकड़ा बढ़ा दिया है, हिमाचल प्रदेश की जनता ने आपको बहुमत के पार पहुंचा दिया, और ये कांटो भरा ताज तो नहीं होगा। अभी से ही बीजेपी के जो नेता कहने लगे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, हिमाचल प्रदेश पर कर्ज इतना है, बजट है, अब ये चर्चाएं शुरू हो गई है। वैसे आपको मुबारकबाद। चलिए फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ आरती। मलकानिया साहब कुछ कह रहे थे, आरती आपको कोई सवाल? बिल्कुल। अच्छा मलकानिया जी, क्या ये कह सकते हैं कि इस बार का जो हिमाचल का चुनाव हमने देखा है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे लेकर बीजेपी आगे बढ़ती रही तो कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर डटी रही, क्या इसी का फायदा मिला है कांग्रेस को? क्या कहेंगे? को विधानसभा चुनाव जो वो स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ना चाहिए, परंतु मोदी जी जो हैं वो कहते हैं भाई केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी होगी तो डबल इंजन से बहुत तेज से चलेंगे। हिमाचल को सहायता मिलती रही है, कई पैकेज मिले हैं केंद्र से, परंतु इसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने ऐसे वायदे कर दिए जो पूरे नहीं हो सकते, या आपने कर दिए। हिमाचल में 150 यूनिट बिजली फ्री है, ये इसी सरकार ने की है। पानी इसमें फ्री है, राशन जो है वो सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया जाता है, पेंशन जो है वो उसकी उम्र घटा दी है बुढ़ापा पेंशन की। तो कई लुभावने वायदे इन्होंने किए जिससे इनको लगता था कि हम सत्ता में आ जाएंगे, जैसे भाजपा आप पार्टी और कांग्रेस कर रही है वायदे, अगर हम इससे पीछे रह गए तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, परंतु इतना करने के बाद भी लोगों ने स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी, यानी कि स्थानीय मुद्दे हावी रहे, और जो डबल इंजन की बात हो रही थी और ओपीएस पर आनाकानी सी हो रही थी वो भारी पड़ गया बीजेपी पर। लेकिन और भी कुछ फैक्टर्स है, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। हमारे साथ नरेश चौहान से भी जुड़े हुए हैं। नरेश चौहान जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रमेश चौहान जी है, माफ कीजिएगा, आपके पास आऊंगा सर, आपसे बातचीत करेंगे हम। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आए, उनसे उनका बयान हम सुनवाते, उसके बाद आपसे बातचीत होगी। राज बदला है, हमने सत्ता कई बार कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहते हैं। जब व्यवस्था परिवर्तन तो होगी, इसलिए मैं आज सब लोगों से, इसलिए मैं आज हिमाचल के सभी युवा साथियों का, महिलाओं का, मजदूर वर्ग का, किसान वर्ग का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार को आपने चुना है। और अभी सरकारी कर्मचारियों के वोट गिनने हैं, तो जहां थोड़े बहुत 400-500 वोटों से हम डाउन है, वहां अभी ईडीसी की काउंटिंग चल रही है, हम और 3-4 सीटें जीतेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। रिजल्ट ब्रेकिंग हिमाचल प्रदेश से, राजीव बिंदल बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रत्याशी नाहन से पीछे चल रहे हैं, 1488 वोटों से पीछे चल रहे। एक बड़ी और एक अहम खबर, अब पोस्टल बैलेट का इंतजार है और फिलहाल राजीव बिंदल पीछे चल रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार अजय सोलंकी से। 1488 वोटों से पीछे राजीव बिंदल। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, कांग्रेस के उम्मीदवार आ गए हैं नाहन से। यह भी बड़ा चेहरा है राजीव बिंदल का हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का, लेकिन वो भी पीछे चल रहे हैं। कमल कौशिक, आरती। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ रमेश चौहान प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। रमेश चौहान जी, पहले तो आपको बधाई कि आपकी पार्टी ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं कर दिखाती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या लगता है इस जीत के क्या मायने आपको नजर आते हैं, श्रेय किसे देंगे?
इसका श्रेय हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को देंगे, हिमाचल प्रदेश के युवा को देंगे, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को देंगे, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को देंगे और हिमाचल प्रदेश के बागवानों और किसानों को देंगे। चलिए, कर्मचारी वर्ग को भी आपने श्रेय दिया है। यही कर्मचारी वर्ग अब आपसे मांग भी करेगा कि ओपीएस जल्द से जल्द लागू करें। क्या वो स्थिति हिमाचल की बनती नजर आती है? ये कांटों भरा ताज तो नहीं रख लिया सर पर? भारतवर्ष में हमारी 2 सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वहां पे ओपीएस लागू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जैसा हमने वादा किया है उस वादे के हिसाब से ही हम जो है आने वाले, जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जो है हम अपना वादा पूरा करेंगे। कर्मचारियों की, महिला वर्ग की, सर आपने बागवानों की बात की, लेकिन बागियों की याद आती है और वो बीजेपी के बागी होते हैं। उन्होंने भी कोई मदद की है क्या आपकी? हिमाचल में बीजेपी के बागियों के नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी के बागी हैं उनकी कोई मदद वहां से हम उनके अगेंस्ट जो चुनाव जीते हैं वो हम अपने बलबूते पे जीते हैं। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सीटें आई है ये लोगों ने इन्हें मत नहीं दिया। ये धन और बल का जो खेल खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे उनको इतनी सीटें मिली हैं। लेकिन कई बड़े चेहरे भी हार गए सर। आशा कुमारी हारी, कौल सिंह ठाकुर हारे, उनकी बेटी भी हार गई। आप हमारे बड़े चेहरों को मत देखिए। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग 11 जो मंत्री हैं वो चुनाव हारे हैं। बड़े बड़े जो पिछले 3 टेन्योर से चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव हारे हैं। और उसमें जीत हासिल की, जबकि विपरीत परिस्थिति थी। बीजेपी की सरकार केंद्र में, बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री मंडी से, उस स्थिति में मैंने वो चुनाव जीता, जिसके लिए मैं हाईकमांड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दूसरी, उन्होंने जिम्मेवारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और उसके तहत मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और जो बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाया गया, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है। उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिता कर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है? क्या डरने की बात है? और जयपुर की बात हो रही है कि विधायकों को नो, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहें हैं जहां हम बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर लोगों को आने में दिक्कत हो, हम चंडीगढ़ भी बैठ सकते हैं, वहां भी बैठ सकते हैं। अहम क्या वजह रही जो जनता ने इतना मैंडेट दिया कांग्रेस को? पेंशन स्कीम या और क्या क्या मुद्दे रहे? बहुत सी बातें हैं, जिसका जैसे ओपीएस हमने दिया, महिलाओं को हमने कहा कि हम 1500 महिलाओं को हर माह देंगे और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की है। और इसी तरह से जो हमारी योजना थी, मैनिफेस्टो में जो हमने बातें कही है, उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान, बागवान इस सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है, जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार, क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा। और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की और युवाओं ने भी इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया। हमारे प्रभारी शुक्ला जी रहे, शुक्ला जी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे हिमाचल प्रदेश में निभाई है। हमारी हर तरीके से उन्होंने मदद की है। हाँ, जो हमने उनको कहा, उन्होंने उस बात को जहन में लिया और उस काम को किया, जिसके लिए हम हाईकमांड का आभार प्रकट करते हैं कि आपने शुक्ला जी को भेजकर यहाँ पर हमारी बहुत मदद की। प्रतिभा जी, एक बार और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि र्यूमर चल रही है कि आपके विधायक क्या कहीं जा रहे हैं, क्या डर है कि बीजेपी किसी तरीके से आपका काम खराब कर सकती है? नहीं, आप मुझे बताओ क्यों जाएंगे? हाँ, नहीं, ये दे आर इलेक्टेड, दे हैव वन द इलेक्शंस, कहीं नहीं जा रहे हैं? कहीं क्यों जाएंगे? कहीं क्यों जाएंगे? कोई डर नहीं है कांग्रेस? नहीं, नॉट एट ऑल। ये एंटी डिफेक्शन में आ जाएगा, दोबारा इलेक्शन करना पड़ेगा। दे ऑल्सो नो दिस, सो दे विल नॉट डू इट। जो जीत कर आए वो हमारे साथ ही रहेंगे और हमारा फुल मैंडेट है
and we will form the government. और कौन होगा सीएम? क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं कि वीरभद्र का ही मॉडल है और एक चुनौती वाली सीट आपको दी गई, आपने बड़ा कैंपेनिंग अच्छा किया, आप हैं उस रेस में, आपको जनता क्या स्वीकार कर रही है सीएम के तौर पर? देखिए, मैं आपको सही तरीके से बोल रही हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का नाम हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इलेक्शन में भी ग्राउंड स्तर पे भी जाकर वीरभद्र सिंह के किए हुए काम, उनका नाम वही चला इस इलेक्शन में और लोगों ने आखिरी श्रद्धांजलि के तौर पर उनको हमको वोट दिया है। इस बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। जहां तक सीएम की बात है, दैट इज फॉर द हाई कमांड। थैंक यू। क्या? ऑब्वियसली वीरभद्र सिंह जी भी यही करते थे, जो कहते थे उसको करके दिखाते थे, तो हमने भी उसी राह पे चलना है। एक आखिरी सवाल मैम, जब हम देख रहे हैं कांग्रेस सब जगह निराशाजनक थी, आपने हिमाचल में वो करिश्मा करके दिखाया, तो किस तरीके से दिख रहे हैं यहाँ कांग्रेस की जीत या वीरभद्र नाम आगे चला या आपका काम? बस एक नहीं, उसमें सभी कुछ सम्मिलित है। अब मेरा काम तो मीन्स वीरभद्र सिंह। गुजरात में कांग्रेस किस तरीके से पिछड़ी, लेकिन हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन। देखिए, आप ये बात मानिए कि हाई कमांड ने जो ये जिम्मेवारी मुझे दी, उसको लेकर मैं आगे बढ़ी। क्यों दी ये जिम्मेवारी मुझे? क्योंकि वीरभद्र सिंह की लेगेसी थी, उनका परिवार था और उन्होंने कहा इस इलेक्शन में हम उनको नजरअंदाज, उनको आती पूरी नहीं होने देते। तो मैं ये कह रही थी कि उनके नाम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोदी फैक्टर क्या चला? मोदी जी कितनी बार आए, डिड ही मेक एनी डेंट? कोई हिमाचल में डेंट? एंड ये तो मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में मोदी जी को क्यों बार बार लाया गया, इतनी जनसभाओं में लाने की क्या आवश्यकता थी? डरे हुए थे बीजेपी के लोग कि हम इलेक्शन नहीं जीत रहे। दे न्यू इट एंड सर दैट्स व्हाई दे। एक रिएक्शन आपसे। कांग्रेस हाईकमांड लिसन टू कंटिन्यू दिस लेगेसी ऑफ वीरभद्र सिंह एज यू क्लेमिंग। We will put a word across, then it is up to them what they ठीक। है जी। क्यों नहीं, हम जो कहते हैं उससे मुकरते नहीं है, जो कहा है उसको करके देंगे। प्रतिभा जी, एक रिएक्शन लेना रोल। हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी मौजूद है। प्रतिभा जी, आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि जो ये सबसे बड़ी जो आपकी कांग्रेस की जीत हुई है, इतनी सीटें आई हैं, इसके पीछे आप वजह जो है वो क्या मानते हैं? किन मुद्दों के आधार पर जनता ने इतनी वोट, इतना प्यार आप लोगों को दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस चुनाव में प्लीज एक सेकंड जी, चुनाव में जो देखने को मिला, जो लोगों के दिल में एक बहुत गुस्सा था, नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी की प्रति, क्योंकि उन्होंने सरकार में रहते हुए ना लोगों की महंगाई कम करने की बात की, ना रोजगार देने की बात की, और ना ही किसान बागवानों की जो आवाज थी उसको सुना। ये एक कारण था। दूसरा कारण हमने ओपीएस की बात की। हमने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए जिन लोगों ने अपना जीवन का अधिकतर में प्रतिभा सिंह को आपने सुना, और बड़ी बात, ओपीएस पर कायम कांग्रेस और रहेगी भी। अभी तो रिजल्ट ही आ रहा है। प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान, और प्रतिभा सिंह ने कह दिया कि विधायकों के ठहरने को लेकर हम ये कह रहे हैं कि अगर बैठना ही होगा तो चंडीगढ़ बैठ सकते हैं। कांग्रेस विधायक जयपुर नहीं जाने वाले, कहीं और नहीं जाने वाले, बैठना होगा तो चंडीगढ़ बैठ सकते हैं। बिल्कुल, अब चंडीगढ़ में बैठ सकते हैं, ये प्रतिभा सिंह ने कहा। साथ ही साथ देखिए, उनसे पूछा गया क्या आप मुख्यमंत्री की दावेदार, उन्होंने कहा हाईकमान फैसला करेगा, लेकिन वो जिक्र करती नजर आई है कि अभी भी लेगेसी उनके परिवार के पास है और उसी लेगेसी का भरोसा था, और वही वो मानते हैं कि वीरभद्र सिंह को आम जनता ने अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस का साथ दिया है। अब माना यह जा रहा है प्रतिभा सिंह भी सीएम फेस की एक दावेदार है, और खुद जिस तरह का उनका बयान था, जिस तरह से उन्होंने खुद कहा कि वीरभद्र सिंह की श्रद्धांजलि के तौर पर वोट मिले हैं, वीरभद्र सिंह के कामों को लेकर आम जनता के बीच गए थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी दावा साफ नजर आता है। एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से रिजल्ट ब्रेकिंग। पच्छाद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी की जीत। रीना कश्यप को 21,215 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस उम्मीदवार दयाल प्यारी को 17,358 वोट पच्छाद से बीजेपी जीत चुकी है। और राजीव बिंदल को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन अभी पच्छाद से बीजेपी जीत चुकी है। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, राजीव बिंदल चुनाव हार चुके हैं। वरिष्ठ नेता बीजेपी के कांग्रेस के उम्मीदवार अजय सोलंकी की जीत हुई है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर,
बीजेपी उम्मीदवार पूर्व मंत्री राजीव बिंदल चुनाव हार चुके हैं। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस का यहां भी शानदार प्रदर्शन। कांग्रेस के उम्मीदवार नाहन से अजय सोलंकी ने जीत हासिल की है और बीजेपी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता राजीव बिंदल को चुनाव हराया है। कमल कौशिक, आरती। और बिल्कुल एक बड़ी खबर, नाहन से बीजेपी के प्रत्याशी राजीव बिंदल हार गए। वरिष्ठ नेताओं की सूची में इनका नाम शुमार था और अब ये हार चुके हैं। इसके पीछे भी क्या फैक्टर रहे? बड़े बड़े नेताओं को नकारा हिमाचल प्रदेश की जनता ने। रामलाल मारकंडा हार गए, आशा कुमारी हार गई, इसके अलावा पठान ब्रेकिंग, देवभूमि का फैसला, नैना देवी से कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर चुनाव हारे हैं। बीजेपी उम्मीदवार रणधीर शर्मा चुनाव जीते हैं। रामलाल ठाकुर कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता चुनाव हार चुके हैं। ये भी कहीं न कहीं उस लिस्ट में थे कि अगर जीतते तो मंत्री तो बनते ही बनते, लेकिन चुनाव हार चुके हैं। नैना देवी से कांग्रेस के उम्मीदवार रामलाल ठाकुर, बीजेपी उम्मीदवार रणधीर शर्मा ने चुनाव हराया है उनको। कमल, बिल्कुल आरती, उसी का जिक्र हम कर रहे थे कि जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे, उनको नकारा है। इसके पीछे क्या कारण रहा, मलकानिया साहब से पूछने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। अच्छा मलकानिया जी, देखिए अब तो तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि बहुत से बड़े चेहरे जिनसे बहुत उम्मीदें थी, जिन्हें खुद उम्मीद थी कि अगर सरकार बनती है तो वो सीधे मंत्री बनेंगे, वो तो हार गए। ऐसे में क्या ये चुनाव केवल स्थानीय मुद्दों का चुनाव बनकर रह गया क्या? बाद आपके पास आ जाता है तो आप आम जनता को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास जो आया कुछ ना कुछ मांगने आया, लेने आया, और कई बार तो इन्होंने चैनल बना रखा होता है कि ये कार्यकर्ता ये आएगा। जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा मलकानिया साहब, आपको बीच में रखूंगा। दीपेंद्र हुड्डा जी, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। दीपेंद्र हुड्डा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? धन्यवाद धन्यवाद करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने एक बहुत ही डिसाइसिव मैंडेट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया है। हिमाचल प्रदेश के लिए ये बहुत ही स्पष्ट बहुमत इस रूप में मिला है हमें। तो ये एक संकेत है इस बात का कि उत्तर भारत में जो है भारतीय जनता पार्टी ने, गुजरात को आप छोड़ के अगर देखिए तो बाकी हर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हम बाई इलेक्शन आज जीत गए हैं, राजस्थान में रिकॉर्ड मतों से बाई इलेक्शन आज हम जीत गए हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी से जीत गया है तीनों बाई इलेक्शनों में, एमसीडी के अंदर आम आदमी जीत गई। तो गुजरात को छोड़ के सारे प्रदेशों में और हिमाचल में हमारी सरकार बन गई। हर प्रदेश, कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, यानी कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट भाजपा का जो है कैंडिडेट का डिस्कनेक्ट गुजरात छोड़ के हर प्रदेश में एक डिस्कनेक्ट रहा, और जैसे 3 प्रदेशों में हमारी हम बाई इलेक्शन में सरकार हमारी बनी है, तो हमें खुशी है इस बात। एक उम्मीद पर तो पानी फेर दिया 5 साल के लिए। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बीजेपी देती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप आ गए, एक सुगढ़ संकेत है 2024 के लिए। बिल्कुल, देखिए ये इसका नारा नहीं कहेंगे, ये कहीं ना कहीं भाजपा ने जो बहुत लंबे समय से एक मिशन भाजपा का रहा है और लोगों ने दिखा दिया है, लेकिन कि कांग्रेस पार्टी में एक रेजिलियंस है। जब लोगों ने कांग्रेस को बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था, उसके बावजूद आज जैसे कई प्रदेशों में हम उपचुनाव जीते हैं, जहाँ पे हमारी सरकारें हैं, और जहाँ पे हम विपक्ष में थे वहाँ हमारी सरकार बनी। तो ये एक अच्छा कांग्रेस पार्टी के लिए उत्साहजनक इसको रिजल्ट हम मानते हैं। गुजरात के अंदर हमारा नतीजा बहुत निराशाजनक रहा है, हम उसको भी स्वीकारते हैं। वहाँ कई फैक्टर रहे, एक बड़ा फैक्टर ये है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं गुजरात से, तो एक प्रभाव उस प्रदेश में पड़ना निश्चित रूप से एक पड़ता ही है जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री भारत देश के आए। और दूसरा ये भी रहा कि हमारा जो कैंपेन था शायद उसमें उतना पैनापन नहीं रहा हो। वहाँ हम अपनी हार स्वीकारते हैं, लेकिन अन्य हर प्रदेश के अंदर भाजपा की जो हार हुई और बाकी प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी जीती है, 3 में, एक में सपा आरएलडी और एक में आम आदमी। जी। वो भी एक देश की राजनीति में मैं समझता हूँ। दीपेंद्र जी, एक सवाल और है, आप पैनेपन की बात कर रहे हैं प्रचार की, तो माफ कीजिएगा
आपका प्रचार हिमाचल प्रदेश में जो था उससे ज्यादा तो बीजेपी का था। 68 विधानसभा क्षेत्र में रैलियां थी, प्रधानमंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए और पूरी कैबिनेट कैसे घूम रही थी, सबको मालूम है सर। इसमें एक और मैं देखो लंबा एक और सवाल ऐड करता हूं सर इसमें। एक बात मैं कहना चाहूंगा और हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश की जीत के लिए हम बधाई देना चाहते हैं हमारी कांग्रेस पार्टी की तमाम टीम को, हमारे कांग्रेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी को भी, मगर विशेष तौर से मैं बधाई देना चाहता हूं, हार्दिक बधाई प्रियंका गांधी जी को। वही मैं जिक्र कर रहा था। जो हिमाचल में ही रही, उन्होंने उसकी चुनाव की सारी रणनीति अपने हाथ में ली, बिल्कुल, और लगातार उन्होंने परिश्रम किया। प्रियंका उत्तर प्रदेश में भी बहुत परिश्रम किया, हम लोग साथ थे जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सीधा मुकाबले में नहीं थी। ये भी इन चुनाव से एक बात से नतीजों से एक बात स्पष्ट हो रही है, यहाँ जो सीधे मुकाबले में जो है सीधा मुकाबला पार्टी का दिल का हो। भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर देखते हैं सर? भारत जोड़ो यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का भी देखिए, हिमाचल जैसा प्रदेश, देवभूमि, जो जिसको मैं समझता हूं कि जिस हिमाचल प्रदेश में जहां माइनॉरिटी वोट बहुत ही कम हो, जैसे हरियाणा में बहुत कम है, हिमाचल में बहुत कम है, और इस प्रकार की देवभूमि में ये संदेश जाना, तो इसका एक बात स्पष्ट है, जो लोग ये कहते थे कि कांग्रेस के प्रति नेगेटिविटी है, आज 40 सीट कांग्रेस हिमाचल में जीत गई है, तो कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की विचारधारा को लेकर जो एक जो है हमारे प्रदर्शन जैसे पहले रहते थे उसको लेकर एक आकलन किया जाता था। चलिए आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का, दीपेंद्र हुड्डा जी, असर रहा है हिमाचल में, आप मानते हैं क्या 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में मानते हैं कि इस यात्रा का असर रहेगा? ये नतीजे जो आपको हिमाचल में मिले हैं, क्या उसका असर हरियाणा पर रहेगा? हरियाणा को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं, जगी हैं? देखिए, हरियाणा में जैसे मैंने कहा, हिमाचल में भी जो आकलन किया जा रहा है, वहाँ 25% एससी वोट है, वो उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी तादाद में जो है एससी वोट मिला है। हरियाणा के अंदर भी जब आदमपुर का उपचुनाव हुआ था, तब हमने यही कहा था कि 52,000 जो हमारी वोट आई थी, आश्चर्यचकित सरकार हो गई थी, उस समय हमने कहा था हर एससी बूथ पे हम जीते थे। तो गरीब आदमी भाजपा से विमुख होकर जो कांग्रेस पार्टी की तरफ जुड़ा है इन प्रदेशों में, शायद दिल्ली में कोई किसी और पार्टी के साथ चला गया हो, शायद उत्तर प्रदेश में किसी और प्रदेश जहाँ कांग्रेस मुकाबले में नहीं है जी सर। तो ये एक संकेत बदलाव का है, और सही कहा आपने, हिमाचल से हवा आई है, पहाड़ से हवा आई है, ठंडी हवा पहाड़ से आई है, और वो हवा हरियाणा के अंदर भी रंग लेके आएगी, हमें विश्वास है। आपका मैं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और खबर तक से खास बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत सी बातें कही है, एक लंबी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि एक ठंडी हवा का झोंका हरियाणा की तरफ भी आया है, और 2024 में जब नवंबर का महीना होगा, आप जानते हैं उसके आसपास ही हरियाणा में चुनाव होंगे, तो उम्मीदें बड़ी हैं, जगी हैं कांग्रेस पार्टी की, और हौसले थोड़े बढ़ते हैं आरती, आप जानते हैं, क्योंकि एक पार्टी जो हाशिए पर जा रही है दूसरे राज्यों में, एक उम्मीद की किरण तो जगी है। और मैं कहूंगा कि ये एक तरह से संजीवनी, जैसे कि हमारे एक सहयोगी भी कह रहे थे कि एक संजीवनी मिली है। बिल्कुल, कांग्रेस को संजीवनी इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी ने पूरे चुनाव में नारा ये दिया कि हम यहाँ पर रिवाज। भूपेंद्र हुड्डा कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं एक बार। पार्टियां जीती हैं, बीजेपी हारी है, और दूसरा ये जो वोट काटू आए हैं उनका एक्सपोजर हो गया। आप पार्टी नाम का कोई वहाँ जहाँ भी चुनाव लड़े हैं, इनका मकसद सिर्फ कांग्रेस की वोट काटने का था, वो लोगों ने। आम आदमी पार्टी का हिमाचल में जो प्रदर्शन रहा है, एक भी सीट अभी तक नहीं निकाल पाई है, किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ उनका मकसद ये था कि कांग्रेस की वोट काटें। जैसे हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था, कोई मकसद नहीं था उनको चाहिए था सारे विपक्ष एक होके जहाँ पे लड़ाई लड़े, वो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, जबकि कोई उम्मीद नहीं थी, जमानत जब्त करवाई, 3,000 वोट आई, लेकिन जितनी वोट काटते हैं कांग्रेस की वोट काटने का उनका नियत रहता है। सर, ये जो नतीजे आए हैं और वो लोगों ने पहचान लिया उनको, और वो आज पार्टी दावेदारी को लेकर सभी अपना मत रख रहे हैं यहाँ पर, क्या उसको लेकर भी मत यहाँ पर मंथन? वही बात करेंगे, मंथन करेंगे, सारे विधायकों से सलाह करेंगे, जैसे फैसला लेगा हाईकमान। सर, जो नतीजे आए हैं हरियाणा में, इसका क्या आने वाले समय में इसका असर होगा? हिमाचल में, हरियाणा हरियाणा में तो पहले ही आपने देख लिया, आदमपुर से साफ है, आने वाले चुनाव में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2024 से पहले इस
गुजरात चुनाव को, हिमाचल चुनाव को एक बड़ा चुनाव माना जाता था। हालांकि इसके बाद और भी चुनाव है राज्यों में, लेकिन इस चुनाव का आप असल मानते हैं कि जो उपचुनाव हारी है कई जगह पर बीजेपी, तो अब लोग जो है वो बीजेपी के साथ जिस तरीके से चले आ रहे थे, कहीं ना कहीं एक हर्डल है बीजेपी की। देखिए, हिमाचल जो है पहाड़ों में बसा हुआ है, ऊंची जगह बसा हुआ है। ऊपर से आप पत्थर मारोगे नीचे जाएंगे, ऊपर आवाज जाओगे तो सब जगह जाएगी, नीचे से आवाज मारो तो ऊपर नहीं जाती है। तो इस वास्ते यहाँ वहाँ की जो फैसला लिया लोगों ने, पूरे देश में इस बात का असर रहेगा। सर, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने फिर भी अच्छी सीटें जीत ली हैं, 5 से ऊपर की सीटें आ रही हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, इसे किस तरह से देखती है? राष्ट्रीय पार्टी बनी, लेकिन उनके क्या क्लेम थे, वो तो सरकार बनाने की बात कर रहे थे वहाँ। लेकिन अल्टीमेट वही है कि कांग्रेस की वोट काटने के। सर, ये शाम तक ही तय होगा जो जीते हुए विधायक हैं उनकी बैठक जो है चंडीगढ़ में होगी या फिर शिमला में? हाँ, ठीक है। उनकी विधायकों की सुविधा देख के जो भी फैसला होगा। अगर छत्तीसगढ़ ले जाना पड़ा तो वहाँ पे लेके जाया जाएगा? कोई ऐसा कोई विचार नहीं, पहले विधायकों की मीटिंग होनी है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर। अनिल सर, अभी आपने, उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोई बात नहीं है और कहीं छत्तीसगढ़ नहीं ले जाया जाएगा, और यही प्रतिभा सिंह ने कहा थी कि हम अगर बैठना होगा तो हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह है, अगर बैठना होगा तो चंडीगढ़ में बैठ सकते हैं, ये उनकी ओर से कहा गया। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो हुआ, एक पार्टी को तोड़ दिया गया, बिल्कुल दो धड़े कर दिए गए, और थोड़ा बहुत तो डर होगा, ये लग रहा है आपको? बिल्कुल, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चुनावी नतीजों से पहले से ये सवाल उठना शुरू हो गया था कि क्या कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते नजर आए हैं, खुद प्रतिभा सिंह ये कहती नजर आई है कि हमें हॉर्स ट्रेडिंग का कोई डर नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे तमाम नेता एक साथ बैठ सकते हैं, चंडीगढ़ में बैठ सकते हैं। केसी मलकाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम ये सवाल कर सकते हैं। आरती, केसी मलकाना साहब, जो हॉर्स ट्रेडिंग, एक बार आप साधारण शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए ना, जनता को क्या पता हॉर्स ट्रेडिंग क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, एक बार आप बता दीजिए। बराबर की चोट हो, सीटें 33-35 होए तो ऐसा लगता है कि 1-2 सीट का फर्क है। तो हॉर्स ट्रेडिंग से जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं या छोटी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, उनको पार्टी अपनी तरफ खींचना चाहती है, परंतु यहाँ तो बिल्कुल क्लियर मैंडेट मिल चुका है, कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है, तो कांग्रेस का कोई उम्मीदवार छोड़कर क्यों जाएगा भारतीय जनता पार्टी के पास? अगर जाएगा तो दल विरोधी कानून लागू होगा, दोबारा चुनाव मैदान में आना पड़ेगा। कांग्रेस को डर तो लगता है। मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल, फिर अभी आरती से बात कर रहा था, मैं महाराष्ट्र की बात है, मैं एक ही पार्टी तोड़ दी जाए, अलग अलग सिंबल दिलवा दिया जाए उनको, तो क्या नहीं संभव राजनीति में? भारतीय जनता पार्टी अगर जैसे प्रातः चल रहा था, सवेरे बराबर की टक्कर थी और आजाद उम्मीदवार भी आ रहे थे, तो कुछ उम्मीदवारों को बांध थड़ को तोड़ेंगे ना, बांध थड़ को तोड़कर अपनी पार्टी में बनाएंगे, तब जाकर हॉर्स ट्रेडिंग होगी। जब बांध थड़ नहीं होगा तो दल विरोधी कानून लागू होगा। तो हिमाचल में अभी लगता नहीं है ऐसी बात है, क्योंकि अब प्रियंका जो है शिमला पहुंच चुकी है, शिमला में उनका अपना घर है और शिमला में वो अपनी सरकार को बचाना चाहेगी। ये जो हिमाचल का एक राजनीतिक जंग तो मलकाना साहब जीत चुकी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन लगता है कि एक अंदरूनी लड़ाई अभी होने वाली है सीएम फेस को लेकर, मंत्री पद को लेकर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़ जाएंगे सबकी, मंत्री पद के लिए होगा, परंतु जहां भाजपा के बड़े बड़े नेता मंत्री हार चुके हैं, वहां कांग्रेस के भी जो दिग्गज नेता थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनमें से चाहे राजीव बिंदल हो, सुरेश हो या दूसरे आशा जी हैं, हार चुके हैं, कौल सिंह जी हार चुके हैं, तो काफी हद तक जो है वो संतुलन बैठ जाएगा। और इसमें कांग्रेस भी चाहेगी कि हम अपनी सरकार आराम से बना लें, और हो सकता है इन नेताओं को छोड़कर कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, कई बड़े चेहरे हैं जिन्हें सीएम फेस का दावेदार माना जाता है, अभी भी कई ऐसे मौजूद हैं। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपस में ही कांग्रेस का पेच फंस जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है कई बार, तो बड़ा आप सोच नहीं सकते जो आ जाते हैं। जब बंसीलाल जी आए थे तो उसको किसी को पता नहीं था, तो वैसे कहते हैं कि मैं भी उम्मीदवार हूँ, मेरा भी ख्याल रखना, और सो वो सीएम बन गए थे। तो ऐसा कोई चेहरा जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो उसको सामने ला सकते हैं, अगर इनमें समझा हो सकता है बैठकर ये समझौता कर लें। अच्छा देखिए मलकानिया जी, अभी प्रतिभा सिंह ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारे साथ लेगेसी है,
और वीरभद्र के नाम पर हमने चुनाव लड़ा है, उनको श्रद्धांजलि वोट मिला के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दावेदारी उन्होंने भी ठोक दी है ये बयान देकर? नहीं, उनकी दावेदारी तो पक्की है। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसलिए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और वीरभद्र के नाम पे चुनाव लड़ा गया है। बहुत सारे वोट जो हैं वीरभद्र के नाम पे मिले हैं, परंतु वो सांसद हैं तो या तो अपने बेटे से रिजाइन कराएगी, वहां से लड़ेगा, या कोई और रिजाइन करेगा, तब जाकर वो बनेगी। तो हो सकता है लेकिन मौलाना साहब एक बात तो कहनी होगी, प्रतिभा सिंह के लिए ये बहुत बड़ा एक माइलेज है कि वो कांग्रेस की बोस है हिमाचल प्रदेश में और उनके नेतृत्व में, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में जीत हासिल करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। हम एक एक करके जो राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी थे वो जीते हैं, हारे हैं, वो हम दिखाना चाहेंगे, उनका जिक्र करना चाहेंगे। सरार से जयराम ठाकुर जीते। आरती। से राकेश जम्वाल चुनाव जीते, सुंदरनगर से राकेश जम्वाल चुनाव जीते। मंडी से अनिल शर्मा बीजेपी के चुनाव जीते। जयसिंहपुर से यादवेंद्र सिंह गोमा चुनाव जीत चुके हैं। करसोग से बीजेपी उम्मीदवार दीपराज कपूर बंथल चुनाव जीत चुके हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग हिमाचल प्रदेश देवभूमि का फैसला 2022 धरन से पूरन चंद बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। खबरें अभी तक पर। सबसे पहले जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बारे में, कांग्रेस के उम्मीदवार ज्वालामुखी से रतन सिंह चुनाव जीत चुके हैं। देवभूमि का फैसला 2022 में हिमाचल प्रदेश के लिए नूरपुर से रणवीर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। एक के बाद एक जीतने वालों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। खबरें अभी तक पर। सबसे पहले पालमपुर से कांग्रेस उम्मीदवार आशीष बुटेल चुनाव जीत चुके हैं। देवभूमि का फैसला सबसे सटीक, सबसे पहले खबरें अभी तक पर। नालागढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार केएल ठाकुर चुनाव जीते हैं। नालागढ़ विधानसभा से एक के बाद एक जीतने वाले उम्मीदवारों की जानकारी, खबरें अभी तक पर। पांवटा साहिब से बीजेपी उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा देवभूमि के फैसले में हिमाचल की प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवार संजय अवस्थी को अर्की से जिताया है। अर्की से जीत हासिल की है संजय अवस्थी ने, कांग्रेस उम्मीदवार। और साथ ही आपको बता दें, सोलन से धनीराम शांडिल चुनाव जीते हैं कांग्रेस उम्मीदवार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनीराम शांडिल सोलन से चुनाव जीत चुके हैं। 50 से रीना कश्यप बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीती हैं। 50 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रीना कश्यप ने चुनाव जीता है। और साथ ही नाहन से अजय सोलंकी ने राजीव बिंदल को हराकर चुनाव जीता है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता को हराकर नाहन से चुनाव जीता। और रणधीर शर्मा ने रामलाल ठाकुर को हराकर, कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर नैना देवी से, श्री नैना देवी से चुनाव जीता है। तो एक के बाद एक जानकारी। शिलाई से हर्षवर्धन चौहान कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी विजय कर चुके हैं, विजय हासिल की है हर्षवर्धन ने। और धर्मशाला से सुधीर शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। एक के बाद एक सभी की जानकारी जिसने चुनाव जीत लिया है। घुमारवी से राजेश धर्मानी ने जीत हासिल की है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं घुमारवी से राजेश धर्मानी ने जीत हासिल की है। और फतेहपुर से भवानी पठानिया जीते हैं, राकेश पठानिया हारे हैं चुनाव। बड़ी खबर। खबरें अभी तक पर। देवभूमि का फैसला सबसे पहले, सबसे सटीक। हमीरपुर से आशीष शर्मा इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार, उन्होंने चुनाव जीता है हमीरपुर से। कांग्रेस 39 सीटों के साथ बहुमत के करीब, बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने के बिल्कुल करीब। और एक और बड़ी खबर, देवभूमि का फैसला सबसे पहले, सबसे सटीक। खबरें अभी तक पर। खबरें अभी तक के सम्मानित दर्शक लगातार बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से आपने जानकारी दी है, एक एक करके आपने बताया
कि कौन से प्रत्याशी की जीत हुई है और किसे हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिलहाल हम सुनवाते हैं कि हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने क्या कहा है इस बम्पर जीत पर, जो कि आगे बढ़ रही है कांग्रेस। रुझान आए हैं। रुझानों में जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उसके लिहाज से हम 40 सीटों पे आगे हैं और बीजेपी 25 सीटों पे है। तो हमारे लिए एक अच्छी सुखद बात है। हिमाचल देवभूमि है, भगवान की कृपा से हमें जो है वहाँ शासन करने का मौका मिलने जा रहा है, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। और जो कांग्रेस ने वादे किए थे, 10 गारंटी जो कांग्रेस ने घोषित की थी, उन 10 गारंटियों को हम पूरी तरह से लागू करेंगे और भी हिमाचल की जनता विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे। तो देखिए, जीत कांग्रेस की होती नजर आ रही है। बहुमत आम जनता ने दे दिया कि आम जनता के मुद्दे लेकर ही कांग्रेस यहां लगातार चुनाव प्रचार करती रही थी। इधर अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो डबल इंजन की बात कही गई, कहा गया कि हम रिवाज बदल रखेंगे, लेकिन कमल रिवाज नहीं तो राज बदल गया, ताज बदल गया। वाकई में आपने ठीक कहा। केसी मलकानिया साहब जुड़े हुए। केसी मलकानिया साहब, 3 बार सोच रहा था एक सवाल आपसे कर लूं बागियों को लेकर, लेकिन बागी तो एक अलग फैक्टर है। एक वीडियो भी वायरल हुआ, पीएम मोदी ने एक प्रत्याशी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में आना चाहता था, वो भी वीडियो वायरल खूब हुआ सोशल मीडिया पर। लेकिन आरती, आपको याद होगा एक वीडियो वायरल अनुराग ठाकुर का भी हुआ था। अनुराग ठाकुर एक सभा में रो पड़े थे मलकानिया साहब। उन्होंने जिक्र किया था अपने पिता के योगदान का, जिनको टिकट तक नहीं मिला। हमीरपुर में एक निर्दलीय उम्मीदवार मजबूती के साथ खड़ा हुआ और जीत की दहलीज तक भी पहुंच गया। ऐसे में ये चीजें कितनी मैटर करती है इस तरह के चुनाव में? कमल जी, ऐसा है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात कर रहे हैं, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा। तो धूमल जी वो एक साथ से लगे हुए थे। यहाँ तक स्मृति ईरानी की जनसभा उन्होंने कराई, इंदु गोस्वामी राज्यसभा सदस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और आपका जवाब इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन बीच में रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। इस बार मंत्री, कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया चलाओ हार गए। इस बार ने जीत हासिल की है 7,354 वोटों से। बीजेपी उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया की हार। चंबा से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज नैयर जीते हैं। नीरज नैयर अरे आपको बीजेपी प्रत्याशी राकेश पठानिया की हार, ये बहुत बड़ा झटका। चंबा से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज नैयर जीत गए और यहां पर भी सीट की अदला बदली का सिलसिला जारी था। और जो लिस्ट आई आरती, उसके बाद कुछ बदलाव हुए थे, आप जानती हैं। और उसके बाद क्या उसका भी एक असर रहा भाग्यों की वजह से। लेकिन यहां पर एक बड़ा झटका, रामनाथ मारकंडा मंत्री हार गए, राकेश पठानिया हार गए। सुरेश भारद्वाज का रिजल्ट आना बाकी है, वो पीछे चल रहे थे। क्या कहेंगे आप? और देखिए, लगातार एक के बाद एक बीजेपी को यहाँ झटके मिल रहे हैं, तो कांग्रेस को मिल रही है मजबूती। और ये मजबूती भी कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये है कि बीजेपी जिस रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही थी, क्या वो रणनीति काम नहीं आई? बड़ी बात ये भी है कि बीजेपी के सबसे बड़े चुनाव प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों की घोषणा से पहले और चुनाव की घोषणा के बाद ताबड़तोड़ प्रचार करते रहे। क्या ये मोदी फैक्टर भी नहीं चला इस चुनाव में? ये बड़ा सवाल है। कौन जीता कौन हारा आपकी स्क्रीन पर। और हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका, और इस पहाड़ी इलाके में जब ठंड होती है तो एहसास गर्मी का कोई करवाता है तो राजनीतिक फिजा। और ऐसे में कांग्रेस के कौन उम्मीदवार जीते, बीजेपी के कौन जीते, कौन हारे, ये सब कुछ आपके सामने है। और रोपवे पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जीत की ट्रॉली आ रखी है और जीत की ट्रॉली बता रही है कि कौन जीता है और कहां किसने बाजी मारी है। और देखिए, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज हार गए हैं, लेकिन अनिल शर्मा, जिनके साथ बीजेपी शुरुआत से खड़ी नहीं थी, बड़ी नाराजगी इनकी नजर आई, लेकिन बावजूद इसके अपनी सीट बचा गए, जीत गए। हालांकि इस बार कांग्रेस के भी कुछ बड़े चेहरे हारे, लेकिन कांग्रेस में अभी भी लगातार बड़े चेहरों के नामों को लेकर चर्चा ये जरूर है कि कहीं मुख्यमंत्री के नाम पर ही पेच ना फंस जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के कई दावेदार तो हार गए हैं, लेकिन बहुत से दावेदार अभी भी चुनावी रण में जीत के साथ दावा ठोक रहे हैं और दावेदारी बखूबी निभाएंगे, क्योंकि कुछ तो चेहरे थे वो हार गए और अब मजबूती और दावेदारी की हो चुकी है। मुकेश अग्निहोत्री को हम भूल नहीं सकते, सुखविंदर सिंह सुक्खू को भूल नहीं सकते। ये वो नेता है जिन्होंने बहुत मेहनत की। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कैंपेनिंग के तरह पूरा देख रहे थे, और प्रियंका गांधी
उनको हम भूल नहीं सकते कि वो कैंपेनिंग कर रही थी तो सुकून के साथ साथ थे। प्रतिभा सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष रही। एक बात और आरती मलकाना साहब से पूछने वाला सवाल है कि उपचुनाव से जो एक तरह से बीजेपी को हराकर कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद थे, बार बार उसका जिक्र हुआ, बार बार कांग्रेस ने कहा कि सेमीफाइनल जीत गए हैं, फाइनल भी जीत जाएंगे। क्या ये उपचुनाव का भी कहीं ना कहीं असर कह सकते हैं मलकानिया जी? क्या जो उपचुनाव में जीत मिली थी, कहा गया था कि उपचुनाव में तो सिंपैथी वोट मिल गया, क्या उपचुनाव की ही जीत को, उपचुनाव की लेगेसी को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी है? ये थे उनके निधन के बाद ये मंडी का चुनाव हुआ और वहां से प्रतिभा सिंह जो थी चुनाव लड़ा और जीत गया। परंतु हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो ये चुनाव हुआ क्यों। वहां से भाजपा के जो सांसद थे उनके निधन के बाद हुआ। तो अगर सहानुभूति वोट प्रतिभा सिंह को मिला वीरभद्र का, तो जो वहां का सांसद था उसका वोट भाजपा को क्यों नहीं मिला? तो ये जो प्रतिभा सिंह का कद है, ये पहले भी वहां से सांसद रही है और इनका कद ऊंचा है वीरभद्र परिवार। अच्छा देखिए, कद ऊंचा है इनका, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वीरभद्र सिंह की लेगेसी इनके साथ है, लेकिन अब अगर कहीं पेच फंसता है सीएम पद को लेकर, कहा जाता है कि मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी पहले कभी नजदीकी होती थी हॉली लॉन्च से, लेकिन अब वो नजदीकी माफ कीजिएगा आरती, आपको रोक रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बताना जरूरी, एक बड़ी खबर आ रही है। खबर देवभूमि का फैसला, रिजल्ट ब्रेकिंग, बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से कसौली विधानसभा सीट से भी एक और बड़ी खबर। कसौली विधानसभा सीट से स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल चुनाव हार चुके हैं। कुमारवी क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। प्रत्याशी आगे हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर आगे चल रहे हैं। कुमार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आगे, और कांग्रेस को एक बड़ी मजबूती इन चुनाव में मिलती नजर आई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की इस मजबूती में अगर कहीं पेच फंस सकता है तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर फंस सकता है। इसी को लेकर एक सवाल मैंने मलकानिया जी आपसे पूछा था। जी बिल्कुल, अभी रमेश चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी हम जान लेते हैं उनकी खुशी भी और कुछ फैक्टर्स भी जो इनकी जीत के कारण बने हैं। रमेश चौहान जी, आप बता सकते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात थी जो कांग्रेस पार्टी में देखी हिमाचल की जनता ने और आज सुखद नतीजा आपके सामने? देखिए, मैं इस चीज को बड़े साफ कहना चाह रहा जी। तो हम लोगों ने 10 वादे, जैसे कि जो 10 वादे हमने किए, जिसमें हमने समाज के हर एक वर्ग का ध्यान रखा। माफ कीजिएगा रमेश जी, आपको बीच में रोक रहा हूं। जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं एक बार। और हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर कदम पर सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन जिस प्रकार से जनमत अभी आया है, तो हमारा विपक्ष को सत्ता मिलने की संभावना जो है वो पूर्ण होने की दिशा में है। और मैं बधाई देता हूं हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों का, मतदाताओं को विशेष तौर से, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में उनका बहुत सकारात्मक सहयोग रहा है। कहीं भी कोई भी इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई जिसके कारण समाज पर बुरा असर पड़े, और अब पूरा कैंपेन बहुत बेहतर ढंग से पूर्ण हुआ। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता का कि मतदान में बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया है, और अब की बार रिकॉर्ड मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ, सबसे बड़ा मतदान अब की बार हुआ है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जनादेश का मैं सम्मान करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
जो इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिए उनके आशीर्वाद से जो विकास के लिए सहयोग मिला है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए उनका प्यार मिला है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सब लोग उनके जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। वो ऋण हम चुकता नहीं कर सकते हैं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और स्वाभाविक रूप से उस विकास का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। चुनाव की कैंपेन में भी उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी किया, हम सबको सहयोग भी दिया। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमने हिमाचल प्रदेश में कैंपेन को आगे बढ़ाया और उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। भाई अमित शाह जी का और केंद्रीय नेतृत्व जो भी हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए आए, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं जो वादे उनने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी सकारात्मक भूमिका सदैव रहेगी। जहां हिमाचल का भला होगा वहां निश्चित रूप से हमारा सहयोग होगा, राजनीति से ऊपर उठ करके भी। जहां हिमाचल प्रदेश के हितों की हमको लगेगा जहां रक्षा नहीं हो पा रही है, ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से उस बात को भी जनता के सामने भी, और चाहे वो विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर भी पुरजोर ढंग से रखेंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज आप लोगों ने देखी कि बहुत सारी सीटें बहुत कम अंतर से आ रही है, 100 वोट से कम भी और 100-200 वोट के बीच में भी, 500 वोट के बीच में भी। और इसलिए चुनाव बहुत नजदीक का चुनाव रहा है। लगभग 11-12 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1000 से कम का अंतर है चुनाव जीतने हारने का। अगर वोट शेयर की अगर मैं बात कहूं, वोट शेयर में आप देखेंगे कि मात्र डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1% का है, 1% का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सीटों के आंकड़े में कांग्रेस हमसे आगे निकल गई। और इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो जनमत आया है उसका अभिनंदन, उसका स्वागत और उसका सम्मान करता हूं। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की हित की लड़ाई के लिए सदैव हम हर जगह मौजूद रहेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। और आप मीडिया के सब साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। समय समय पर आप सबके बीच में अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सबके बीच में बात कहते हुए जिन मुद्दों को लेकर के हमने बात कही है, उन मुद्दों को आप लोगों ने सही परिप्रेक्ष्य में जनता तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जी, जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो डर है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, खरीद फरोख्त ना हो, इस तरह की उनकी तरफ से। देखिए, मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को लेकर के मैं खुद ही विराम लगा देता हूँ। मैंने कहा कि हम जनमत का सम्मान करते हैं, उनका बहुमत आया, बहुमत संभालना मेरा काम तो नहीं है, वो तो उनका ही काम है, उस काम को वो करें। और मैं अभी थोड़ी देर के पश्चात अपना त्याग पत्र राज्यपाल महोदय जी को सौंपने जा रहा हूँ। वोट बैंक ट्रॉन्ग लगातार हिमाचल प्रदेश में हम आपसे लगातार बात करते रहे, मिलते रहे, सब तरह से विकास की बातें हुई। प्राइम मिनिस्टर ने फंडिंग करा हिमाचल प्रदेश के लिए, जो हुई था वो सब तमाम चीजें हुई। आप लगातार पूरे एक क्षेत्र में घूमते रहे, ऐसा क्या हुआ कि ये मार्जिन, ये जो आपकी लड़ाई थी वो उसमें पीछे रह गए? क्या आपको लगता है कि मैंने कहा कि देखिए, अगर वोट शेयर में देखेंगे 1%, देखिए बहुत कम अंतर से जी सारी चीजें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं। और इस सारी चीज के लिए हम विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए
हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा और उसके साथ साथ में हम सब लोग इस पर चर्चा करेंगे। एक कारण है जो बागी है। मंडी में पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, 10 में से लगभग 9 सीटें अभी जो देख रहे हैं जीत रही है भाजपा। मंडी को लेकर या बाकी देखिए, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और मंडी के लोगों ने मेरी भावनाओं को सम्मान दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और भी रहे, लेकिन किसी का भी जीतने का अंतर इतना नहीं रहा जितना सराज विधानसभा क्षेत्र से भी सराज विधानसभा क्षेत्र से अब की बार जो जीत का अंतर रहा है, लगभग 38,000 की जीत वहाँ पर दर्ज हुई है। और इसलिए मैं समझता हूँ ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया, और मैं वहाँ पर चुनाव की कैंपेन के दौरान बहुत कम जा पाया। नॉमिनेशन के लिए गया था, उसके बाद आधे घंटे के लिए 3 कार्यक्रम मैंने किए थे और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया। आज तक का सारा पिछला रिकॉर्ड सभी मुख्यमंत्री का कारण क्या ओपीएस एक बड़ा इशू रहा आपको लगता है? देखिए, इन सारी चीजों में हम देखिए, अब हम बिल्कुल तुरंत हम किसी निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे। कारण क्या रहे ये हम बहुत जल्दी नहीं, और हम थोड़ा विचार करेंगे, चर्चा करेंगे सब साथियों के साथ और अलग अलग तरह से फीडबैक लेंगे। कहाँ बागियों को संभाल नहीं पाए? देखिए, मैंने कहा ना, कारण रहे हैं और कारण रहे हैं तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद विचार करेंगे। पार्टी में इस तरह की चीजें आने वाले समय में ना मिल पाए और हम बेहतर ढंग से काम कर सके हिमाचल प्रदेश में और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम करते हैं। टिकट आवंटन में कोई ऐसा कुछ? देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं, मैंने कहा कि इन सारी चीजों का हम विश्लेषण करेंगे, उसके बाद देखेंगे। कांग्रेस बात कर रही है वो सारे एमएलए को लेके चंडीगढ़ जाएंगे। मुझे मालूम नहीं है क्या मजाक बना रखा है और ये परिहास का विषय बना हुआ है। विधायक हैं, वो चुन करके आए हैं और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की बातों करने का कोई औचित्य नहीं है और स्वाभाविक रूप से हमसे कम है, लेकिन उन्हें अंदर की बातें जो उनकी हैं, जिस प्रकार की उनकी अपनी पार्टी में मुख्यमंत्री बनने की जो होड़ में जो लोग लगे हैं, जो दौड़े हैं, उनको शायद उससे ज़्यादा डर है। तो इतने मैं कहना चाह रहा हूँ, हमसे मत डरिए, खुद से डरिए। आम आदमी पार्टी ने कहीं वोट काटा? देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस ही नहीं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हो पाई। अगर होती तो मैं सबको परिणाम अलग तरह के राजनीति को कितना उपयुक्त मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। सर, गुजरात में लगातार बड़ी जीत हुई है इसके ऊपर। गुजरात को मैं बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को और भूपेंद्र भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुजरात इतिहास बना करके 27 वर्षों का लंबा भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद 5 वर्ष के लिए और एक टर्म जो है वो जिस रूप में मिली है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आपने कहा कि जनादेश का आप सम्मान करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए, उनके कहने का कोई मतलब नहीं हमारे लिए है। वो जो कहते हैं वो कहते रहे, लेकिन हमने अपनी बात कह दी और बाकी जो जनमत उनको मिला उसको संभालना, उसको संभाल करके रखना, वो उनका कार्य है। सर, उनको कोई हौसला देंगे सर? लोग सारे डरे हुए हैं, कोई हौसला दें तो क्या? नहीं, देखिए, मैं सभी साथियों को सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ा सहयोग मिला है, हर वर्ग से मिला है और मैं हिमाचल प्रदेश में जो लोगों का इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस रूप में सहयोग मिला, समर्थन मिला, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। बड़ी खबर यह है कि त्यागपत्र सौंपने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और इसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे जब त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों पर मैं खुद विराम लगा देता हूं और राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अपना त्यागपत्र देंगे राज्यपाल को। और देखिए, जयराम ठाकुर का आपने बयान सुना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि मैं राज्यपाल से मिलने जा रहा हूं, लेकिन बड़ी बात उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर कही कि मैं हॉर्स ट्रेडिंग की बातों पर विराम लगाता हूं, लेकिन अपने विधायकों को संभालना, बहुमत संभालना कांग्रेस का काम है। कुछ ही देर में इस्तीफा देंगे जयराम ठाकुर। हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल उठ रखे गए, लेकिन जयराम ठाकुर ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की तमाम बातों पर वो विराम लगाते हैं, लेकिन नसीहत जरूर देते नजर आए हैं कांग्रेस को कि बहुमत संभालना उनका काम है। मुख्यमंत्री की दौड़ का जिक्र करते नजर आए गए। अंदर कलह
कांग्रेस में इसका जिक्र करते नजर आएंगे जयराम ठाकुर। बिल्कुल, उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी को हमसे नहीं खुद से डर है, और ये बात बखूबी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कही है, क्योंकि सीएम के कई दावेदार है और कांग्रेस पार्टी के भीतर अब क्या चल रहा है वो सभी को मालूम है, क्योंकि कोई कह रहा है कि चंडीगढ़ आकर बैठेंगे विधायक, कोई विधायकों को इकट्ठा करने के लिए कह रहा है, और जानकारी ये मिल पा रही है कि सभी को कहा गया कि शिमला में हेडक्वार्टर कांग्रेस का है, वहां पर पहुंचे सभी विधायक। अब आगे क्या होगा देखने वाली बात है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और जनमत का सम्मान किया और हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया। और इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने कह दिया है कि वो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, कसौली से कांग्रेस की जीत हुई है। तो कसौली में कांग्रेस से जीत दर्ज की है। उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी जीत गए कांग्रेस के। कसौली से बीजेपी उम्मीदवार राजीव सैजल चुनाव हार गए। राजीव सैजल का चुनाव हारना क्या बताता है? बिल्कुल, और लगातार देखिए जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, नतीजे सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कई बड़े चेहरे नकार दिए इस बार जनता ने। बड़े चेहरों को निराशा हाथ लगी है, चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए। और बीजेपी में जिस तरह से सीटों की अदला बदली हुई, जिस तरह से मंत्रियों की सीटें बदली गई, जिस तरह से पूरी एक रणनीति तैयार की गई, उस रणनीति में भी देखा यह जा रहा है कि बड़े बड़े चेहरों को बड़ा भारी नुकसान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो हार जीत का अंतर है वो कितना रहा, क्योंकि इसका जिक्र मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी किया। उन्होंने अपनी ओर से बात कही है कि ज्यादा अंतर नहीं रहा है और कई फैक्टर्स हैं, उन पर पार्टी के स्तर पर बातचीत होगी। और साथ ही एक और बड़ी जानकारी दे दें कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने खबरों तक से एक्सक्लूसिवली बातचीत की है और जो रुझान में बहुमत मिला उससे गदगद है। क्या कुछ कहा एक्सक्लूसिवली बातचीत, आप सुनिए। मैम, एक अच्छी जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रही और जो इतनी बड़ी जीत मिली है, क्या उसके पीछे के कारण रहे? आपने भी लंबा संघर्ष किया। देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमारे को ये मैंडेट दिया है। दूसरी बात, हमारे पार्टी वर्कर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी के सभी वर्करों का, सभी नेताओं का जिन्होंने जाकर हर क्षेत्र में पार्टी के लिए काम किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और जैसा मैंने आपको कहा कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का एक चेहरा हमारे सामने था, चाहे वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका हर पोस्टर पर उनका तस्वीर लगाई गई, जिससे लोगों ने यह आभास किया कि नहीं, वीरभद्र सिंह जी के काम और उनका नाम ही चलेगा इस इलेक्शन में, और उन्होंने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, जिसके लिए मैं जनता का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैम, उनके नाम से जीत मिली है, मुख्यमंत्री पद हॉली लॉज को मिलना चाहिए, आपको लगता है? हमने लोगों से भी बात की, आपके समर्थकों से भी बात की, वो चाहते हैं कि यहीं से जो है संजीवनी मिलेगी कांग्रेस को। देखिए, जो लोग चाहते हैं वो बात भी हाईकमांड तक पहुंचाई जाएगी। क्या विधायक चाहते हैं, क्या जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है, उस बात को भी हाईकमांड नजरअंदाज नहीं कर सकती और उसके मुताबिक ही निर्णय हाईकमांड करेगी। कर्मचारी रहा एक मुद्दा मैम इस चुनाव में। बिल्कुल, ओपीएस का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ओपीएस जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी ये लोग जाते रहे, उन्होंने कहा हम कर्मचारी वर्ग हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और आप हमारे लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लगा कर दें, परंतु इन्होंने हर बार उसको नजरअंदाज किया। और हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्राथमिकता पर ओपीएस को लागू करेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस वक्त खबरें अभी तक के साथ थी। उन्होंने कहा कि जो वायदे, खासतौर पर कर्मचारियों के वायदे जो किए हैं वो हम पूरा करेंगे और जनता का आभार जताया इस जीत के लिए। और उसके साथ साथ ये भी कहा, मुख्यमंत्री शिप पर भी कहा, सीएम शिप पर कहा कि जो लोगों की भावनाएं हैं वो हाईकमान जरूर सुनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने बहुत प्यार, मान सम्मान हमको दिया है और आने वाले समय में हम अपने सारे वादों को पूरा करेंगे। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर चलेगी और हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हम कार्य करेंगे। क्या लगता है आपको, जीत के पीछे क्या कारण रहा? यहाँ पर जिस तरह से रिवाज बदलने की बात हो रही थी, आपने राज बदल दिया। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, हिमाचल प्रदेश का देव समाज, हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज कभी भी बदल नहीं सकते। जो परंपराएं चलती आई हैं, जो रिवाज चलता आया है,
वो रिवाज जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के लिए अब चर्चाएं हैं कि किस तरह की चर्चाएं आपको लगता है कि होनी चाहिए, और लंबे समय से हॉलीलॉज में मुख्यमंत्री का पद रहा है, आपकी भी दावेदारी है कि प्रतिभा जी को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया था। पहले चरण की जीत हमने प्राप्त करी है, अब इसके बाद विधायक दल का निर्णय लेगा, कांग्रेस पार्टी के विधायक ये निर्णय लेंगे, हाईकमांड ये निर्णय लेगा कि कौन प्रदेश का अगला नेतृत्व करेगा। ऑब्जर्वर कब तक यहाँ पहुँचेंगे, क्या सामूहिक? बहुत जल्दी आ जाएंगे और जानकारी भी मिलेगी और हम मिलकर आगे चलेंगे। ऐसी जान और लगातार बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार स्वीकार की है। बिल्कुल, और मीडिया के सामने आए किस तरीके से उन्होंने बातचीत की, और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता का जो जनादेश है वो उन्हें स्वीकार्य है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना त्याग पत्र आज सौंप देंगे। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, हिमाचल में बीजेपी ने हार मानी। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार, एक तरफ कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी में, तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि वो इस्तीफा सौंपेंगे। देखिए, आज जो नतीजा आया है उसने ये साफ कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश की जो परंपरा रही है, जो मतदाताओं ने परंपरा जारी रखी है, वो यूं ही आगे जारी रहेगी, क्योंकि अब 5 साल के लिए जो सत्ता की कमान है वो कांग्रेस के हाथों में आ गई है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार इस बीच हॉर्स ट्रेडिंग की जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जब सीएम जयराम ठाकुर सामने आए तो उन्होंने ये कहा कि खुद अपने विधायक संभाले कांग्रेस, ये उनकी ओर से नसीहत दी गई है। ये क्या इशारा कर रही है नासिर जी? कांग्रेस के विधायकों को लेकर एक खबर थी दीपशिखा की हॉर्स ट्रेडिंग होगी, लेकिन सीएम ने कहा कि मैं खुद इस तरह की खबरों पर विराम लगाता हूं, मैं खुद हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों पर विराम लगाता हूं, जो विधायकों की खरीद फरोख्त होती है उस पर विराम लगाता हूं। हिमाचल की जनता का धन्यवाद किया, अपनी हार को स्वीकार किया। क्या कुछ कह रहे थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सुनते हैं। कि कोई घटना घटित नहीं हुई जिसके कारण समाज पर बुरा असर पड़े, और अब पूरा कैंपेन बहुत बेहतर ढंग से पूर्ण हुआ। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता का कि मतदान में बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया है, और अब की बार रिकॉर्ड मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ, सबसे बड़ा मतदान अब की बार हुआ है। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं, और जनादेश का मैं सम्मान करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के लिए उनके आशीर्वाद से जो विकास के लिए सहयोग मिला है, जो हिमाचल प्रदेश के लिए उनका प्यार मिला है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि के सब लोग उनके जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। वो ऋण हम चुकता नहीं कर सकते हैं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, और स्वाभाविक रूप से उस विकास का श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। चुनाव की कैंपेन में भी उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका मार्गदर्शन भी किया, हम सबको सहयोग भी दिया। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में हमने हिमाचल प्रदेश में कैंपेन को आगे बढ़ाया, और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, भाई अमित शाह जी का और केंद्रीय नेतृत्व जो भी हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए आए, उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं जो वादे उनने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे। तो यहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने नाम जीत दर्ज कर ली है, और इसके बाद क्या कहा है कांग्रेस की नेता कुमारी सैलजा ने, वो आपको सुनाते हैं। जी की जो पद यात्रा चल रही है, आप देख रहे हैं कि उसका कितना व्यापक रूप से असर है। असर ये भी है कि लोगों को विश्वास है कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के नेतृत्व पर। सोनिया जी का जो हमें सबको मार्गदर्शन रहा, खारगे जी हमारे अध्यक्ष, और प्रियंका जी ने वहां पर जिस तरह से कैंपेन किया, और कांग्रेस के लोगों ने सबने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, लोगों के मन को जीता है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये जीत सबकी मिलजुल कर, और हिमाचल के लोगों को हम बधाई देंगे, अपने कांग्रेस जन को वहां पर बधाई देंगे।
मैम भाजपा चीजें और डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करती है, आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में आप लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं या इस तरीके की घटना या इस तरीके की चीजें होने के अभी भी आसार लगते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं, हमारे एमएलए बहुत समझदार हैं और ऐसी कोई बात, देखो भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी स्तर पर गिर सकती है और इसकी मिसाल हमने एक जगह नहीं बार बार देखी है। हर बार इनका प्रयास होता है कि अगर ऐसे नहीं जीते तो खरीद फरोख्त कर किसी भी तरह से जो लोकतंत्र है हमारा उसको खराब करें, उसको नीचा करें। लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं, जैसे लोगों ने मन बनाया है, तो हिमाचल में आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। आने वाले समय में, अब 2024 में आप देखेंगे कि समय बदलेगा और लोग इस तरह की झूठ जो उनके सामने बोली जाती है उससे प्रभावित नहीं होंगे। जो आज के दिन इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो माहौल तैयार किया गया है, महंगाई है और इतना जो बेरोजगारी, आम जो हमारा, आप देख सकते हैं कि इतने युवा यहाँ भी खड़े हैं कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है जिसको ये छूना भी नहीं चाहते और दूसरे मुद्दों को ये बीच में लोगों के बीच में इवेंट्स दिखाना चाहते हैं, उससे लोग प्रभावित नहीं होंगे। मैम जहां आप लोगों की है उस पर आप बिल्कुल उस पर हम विचार करेंगे कि आगे के लिए हम कैसे फिर से लोगों का विश्वास जीतें। और आप देखते हैं कि आप पार्टी जो है वो बीजेपी का दूसरा ही पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से आप पार्टी है और आप पार्टी को हर जगह से, जैसे ये बोलते हैं, साफ नजर आता है कि कांग्रेस के वोट को डिवाइड किया जाए और यही इनकी रणनीति रहती है। लेकिन लोग इन्हें भी देख लेंगे और आने वाले समय में फिर से कांग्रेस, हम लोग भी मेहनत करेंगे। तो कुमारी सैलजा ने कहा कि हमारी मेहनत और बीजेपी से नाराजगी कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार की वजह बनी है हिमाचल प्रदेश में। इस वक्त एक और बड़ी खबर, घुमारवीं से मंत्री राजेंद्र गर्ग चुनाव हार चुके हैं। कई मंत्री चुनाव हारे हैं। घुमारवीं से राजेंद्र गर्ग एक तरीके से पीछे हैं और लगभग काफी पीछे हैं वो। कांग्रेस के उम्मीदवार 5176 वोटों से आगे। तो बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं और देखें, इस बार के विधानसभा चुनावों में कुछ अलग ही हुआ है। बीजेपी को कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले ये लग रहा था कि वोट प्रतिशत जो है वो ज्यादा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ हमने ये देखा जो बीजेपी के बड़े मंत्री थे, जो दिग्गज नेता थे, वो इस बार इन विधानसभा चुनावों में हारते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले समय में बीजेपी से किस तरीके से लेगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है छोटे से छोटा चुनाव होता है, बीजेपी उसे बड़े मिशन की तरह लेती है। तो लगातार बीजेपी के लिए कई झटके हिमाचल प्रदेश में और कांग्रेस के खेमे में जीत की लहर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश से नगरोटा बागवा में कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर सिंह बाली ने जीत हासिल की है। 15,892 मतों से जीत हासिल की है। तो नगरोटा बागवा में कांग्रेस के प्रत्याशी रघुवीर सिंह जीत चुके हैं। देखिए 15,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने चुनाव जीता है और एक बड़ा अंतर है ये, 15,000 वोटों से जीतना एक बड़ा अंतर, इसे कहना गलत नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश जैसे एक छोटे राज्य में जहां पर कांग्रेस लगातार बाजी मारती आ रही है, फिलहाल अगर इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो, और परंपरा यूं ही जारी है। जीएस बाली के बेटे हैं रघुवीर सिंह बाली। और देवभूमि का फैसला सबसे सटीक, सबसे पहले खबरें अभी तक पर। एक और बड़ी खबर, रिजल्ट ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश से सुलह से बीजेपी प्रत्याशी विपिन सिंह परमार आगे हैं। मौजूदा विधानसभा के स्पीकर विपिन परमार सुलह से आगे हैं, 7,000 वोटों से आगे हैं अभी फिलहाल। तो कहीं अब बीजेपी के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां से फिलहाल थोड़ी राहत भरी खबर जरूर यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। सुलह से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं विपिन सिंह परमार, वो फिलहाल आगे हैं 7,000 मतों से। हालांकि अभी भी जो बिल्कुल साफ नतीजे हैं वो थोड़े समय में निकलकर सामने आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कहना गलत नहीं होगा कि यहां से बीजेपी के लिए जरूर थोड़ी सी राहत जरूर मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी अब सरकार नहीं बना पाएगी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो फिलहाल यहां विधानसभा चुनावों में हारते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच सुलह से बीजेपी प्रत्याशी विपिन सिंह परमार आगे हैं।
तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस में सरकार को लेकर अब कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया जा सकता है, चंडीगढ़ आएंगे, इस तरह की खबर है। और कांग्रेस के कई बड़े नेता सरकार बनाने की रणनीति में लग चुके हैं। देखिए, इससे पहले जब एग्जिट पोल सामने आए थे तो उसमें साफ ये देखा जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी और हो सकता है कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी निकलकर सामने आए थे जिसमें कांग्रेस को आगे ही दिखाया गया था। तो ऐसे में पहले से ही कांग्रेस की ओर से यह अनुमान जो है वो पहले ही लगाने शुरू कर दिए गए थे कि अपने जो विधायक है उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी से बचाकर रखना है, जो हमने देखा महाराष्ट्र में हुआ। और इसी के साथ जिस डर से कहीं ना कहीं बिहार में भी पूरी सत्ता ही पलट गई, अब उसी का डर यहां पर भी जरूर सता रहा है, क्योंकि मार्जिन जो है काफी कम रहता है जब राज्य छोटे। लेकिन दीपशिका, इस मामले में मुख्यमंत्री ने खुद ये कह दिया कि मैं खुद ऐसी खबरों पर विराम लगाता हूं। उन्होंने जीत के लिए कांग्रेस के नेताओं को बधाई दी और अपनी हार स्वीकार की।